हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। अभी आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटी के रिगार्डिंग, ओके, दैट इज इंडियन पॉलिटी, ओके। और टॉपिक इससे आ रहे हैं दैट इज आर्टिकल्स। और ये आर्टिकल एक कॉमन टॉपिक है, हर एग्जाम में अगर पॉलिटी अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब इतने सारे आर्टिकल आप देखेंगे, मैं लिख रखा आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 395, इतने सारे आर्टिकल्स हमसे याद नहीं होते। तो ऐसे कोई ट्रिक है क्या कि जहां इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में सिर्फ बता दूं आप उनको याद कर लो? बिल्कुल। तो आज मैं आपके सामने ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लेके आया हूं जो आपको एग्जाम के लिए जरूर रिवाइज करके जाना है, ठीक है। वैसे तो मैंने पॉलिटी की डिटेल लेक्चर्स बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर मेरे एप्लीकेशन कोर्सेज को देख सकते हैं। बट अगर आप क्विक रिवीजन चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरे आर्टिकल्स जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो आप जल्दी से कवर कर दो, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक लेक्चर में ही अवेलेबल हो जाएंगे और ये सारे अपडेटेड आर्टिकल्स है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो आप एग्जाम के लिए गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहूंगा, दैट इज लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स। आप यहां पर देख रहे होंगे दैट इज जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक की करंट अफेयर्स इस बुकलेट में है। कहने का मतलब अगर आपके आगे एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा कि आपको जल्दी से करंट अफेयर्स पढ़नी होती है। तो इस बुकलेट में सारी करंट अफेयर्स जो है वो मैंने मेंशन कर रखी है, प्रॉपर टॉपिक वाइज बना रखे हैं। आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे सर मेरे को तो जुलाई की भी चाहिए, अगस्त की भी चाहिए, आगे की भी करंट अफेयर्स चाहिए, उसका क्या होगा? तो याद रखिएगा मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी की ड्राइव प्रोवाइड करता हूं, लिंक प्रोवाइड करता हूं, जहां पर ये बुकलेट तो अवेलेबल रहती है, फिर आगे के जो मंथ्स रहते हैं ना वो मैं इसमें ऐड ऑन करता जाता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार आपको बाय करना है और लाइफ टाइम आपको करंट अफेयर्स मिलती रहेगी। अब आप सोचेंगे क्या सर सिर्फ यही बुकलेट डिटेल करंट अफेयर्स मिलेगी? नहीं, आप देख रहे हैं मेरे सामने से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में लेके आता हूं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेके आता रहता हूं। डेली करंट अफेयर्स आती है, माई वीकली करंट अफेयर्स आती है, बहुत सारे लेक्चर्स अगर आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं वो सब चीजें आती हैं, वो सब आपको उसी लिंक पे मिल जाएगा। और पुराने भी जितने अभी तक रहे होंगे वो भी मिलेंगे और आगे आने वाले फ्यूचर लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को, तुरंत से जाकर नीचे दिए गए याद रखिए व्हाट्सएप नंबर पर पिंग करो और इसकी डिटेल्स आप ले लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ये सारे आर्टिकल्स आपको एक बार गो थ्रू करना है। जो थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे तो थोड़ा सा मैंने उनको डिफाइन कर दिया है, और जो सिर्फ आपको नाम गो थ्रू करना है उनको मैंने सिर्फ नेम्स मेंशन कर रखे हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 1 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल आपको पता होगा, आर्टिकल 1 में इसलिए भी बता रहा हूं, बहुत न्यूज़ में चल रहा है कि इंडिया का नाम इंडिया होना चाहिए कि भारत होना चाहिए, इसलिए जो आर्टिकल्स मिलेंगे थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, और जो सिर्फ गो थ्रू करना होगा उनको हम सिर्फ गो थ्रू करेंगे, ओके। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। देखो एग्जाम में तो सिर्फ यही लिख के आएगा आर्टिकल 1 किससे डील करता है, तो यू हैव टू राइट डाउन नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इसको मार्क करना पड़ेगा। बट इसके अंदर देखिएगा आप 3 क्लॉज हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पहला क्लॉज क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया और भारत दोनों नाम मेंशन है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया का नाम इंडिया और भारत दोनों है, और उसकी पॉलिटी क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स की पॉलिटी है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, आपको याद रहे कि जो इंडिया में स्टेट्स आप देख रहे हैं ना 28 स्टेट्स हैं, वो याद रखिए ऐसा नहीं हो सकता कि देश को छोड़ के चले जाएं, कहने का मतलब कहें हम अपना अलग देश बना रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। याद रखिएगा वो यूनियन को नहीं छोड़ सकते, दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल, याद रखना आपको, ठीक है। जो यूनियन है हमारा वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब स्टेट्स उसको छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, स्टेट्स को डिवाइड किया जा सकता है, अभी हम देखते हैं जैसे पहले आंध्र प्रदेश था उससे तेलंगाना अलग होकर बना, ओके, तो ये हो सकता है, बट यूनियन जो है आपका ओवरऑल यूनियन है ये नहीं टूट सकता, इसलिए कहते हैं यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल, ओके। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और देखिए यहां पर भी स्टेट्स का नाम मेंशन है, यूनियन टेरिटरीज नहीं मेंशन है, ठीक है। तो सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपको सिर्फ गो थ्रू करना है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। दूसरा क्लॉज क्या लिखा है? द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, मतलब ये सब जो है वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होंगे, ये सेकंड क्लॉज कहता है। और थर्ड क्लॉज क्या कहता है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूडेड है? स्टेट्स की टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज की टेरिटरीज, और ऐसी टेरिटरीज जो इंडिया एक्वायर करती है, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं यूनियन टेरिटरीज मेंशन है। तो अगर मैं बोलूं टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट्स में बड़ा कौन है, तो मतलब ऐसे कंपेयर करें तो टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा है, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहे हैं, बट यहां पर देखिए स्टेट्स की भी बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, ऐसी टेरिटरीज जो आगे हम एक्वायर करेंगे उसकी भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखिएगा टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो टर्म है वो बड़ा है किससे? यूनियन ऑफ स्टेट्स से। ये ऐसे कभी कभी कोई आपसे
आपसे इंटरव्यूज वगैरह में पूछ सकता है, वरना वो बेसिक आपसे पूछेंगे आर्टिकल 1 में क्या मेंशन है वो आपको बताना है। 3 क्लॉज भी मेंशन वो ही बता दिया है। ये पूछ सकते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कहां पर मेंशन है, तो ये भी आप बता सकते हैं आर्टिकल नंबर 1 क्लॉज 1 में मेंशन, आर्टिकल 1 में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है? नेक्स्ट आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट। क्या सारे आर्टिकल पढ़ेंगे? देखिए ऐसे आर्टिकल्स बताऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके आर्टिकल 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट को पावर दे रहा है, ऑथोराइज कर रहा है पार्लियामेंट को फॉर न्यू स्टेट क्रिएशन, नए स्टेट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, एज वेल एज चेंजेस, उन स्टेट्स के नाम चेंज कर सकते हो आप, उनकी बाउंड्रीज चेंज कर सकते हो, उनकी टेरिटरीज जो है एग्जिस्टिंग स्टेट्स की उनको चेंज कर सकते हो। और कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। तो पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है अंडर आर्टिकल 3। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिख दिया है, ठीक है, ये सिर्फ आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। याद देखिए ये जो प्रोसीजर है इसमें अगर पार्लियामेंट करता है, बट उससे पहले याद रखिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए पड़ेगी, मतलब प्रेसिडेंट जो है प्रायर रिकमेंड करे तब आप ये चीज कर सकते हो। और दूसरा एक पॉइंट और याद रखिएगा, बिफोर रिकमेंडिंग, मतलब प्रेसिडेंट रिकमेंड करे उससे पहले प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक बिल जो है याद रखिएगा, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, मतलब ये प्रेसिडेंट बोले कि आप बिल ला सकते हो बिफोर रिकमेंडिंग, उससे पहले प्रेसिडेंट क्या करेगा, जिस भी स्टेट के साथ आप ये करने वाले हो, ठीक है, तो याद रखिएगा उस स्टेट लेजिस्लेचर को कंसर्न करेगा, उनसे पूछेगा हम ये करने वाले हैं, आपका क्या सोचना है इसके बारे में, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड देगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप हमको आंसर दीजिए। ओके तो ये आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट ये इसमें भी रोल प्ले कर रहा है अंडर आर्टिकल 3। ओके तो क्वेश्चन कहीं कहीं एग्जाम में मैंने देखा पूछे आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मतलब रिकमेंडेशन देने से पहले ही वो पहले उस स्टेट से भी, उस स्टेट की लेजिस्लेचर से भी पूछेगा, ठीक है, और फिर वो आंसर भी देते हैं। हो सकता है वो बोले हाँ सही है, हो सकता है वो मना कर दे, बट प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि आप जो बोलोगे वही करेगा, फिर प्रेसिडेंट को जो मन में आएगा वो करेगा, वो पार्लियामेंट कहेगा रखो यार बिल, तुम लोग चेंज करना है तुम लोग चेंज कर दो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 11 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आर्टिकल 11 जो है वो डील करता है सिटीजनशिप से। पहला पॉइंट तो याद रखना कैसे डील करता है, सिटीजनशिप से। यहां पर क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, याद रखिएगा। अब जैसे अभी आपने देखा होगा एक एक्ट आया था सिटीजनशिप एक्ट 2019, ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कोई स्टेट गवर्नमेंट कहते हम ये सिटीजनशिप एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया उसको हम नहीं मानते, याद रखिएगा, क्योंकि ये सिटीजनशिप से रिलेटेड जो लॉस बनाए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब पार्लियामेंट के पास वो पावर है, स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती इस पर। अगर आपको ऐसे न्यूज में सुनने को मिलता है तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वो सब रॉन्ग है, वो सब ऐसे लोगों को बता दिया जाता है जिनको कुछ कोई नॉलेज नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली याद रखिए पार्लियामेंट के पास ये पावर दिया हुआ है, ठीक है। इसे देखिए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 2019 भी लेके आई, इससे पहले आपको पता होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी रहा है, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू आप सबने सुना होगा कि उन्होंने बोला, पार्लियामेंट ने बोला कि हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे किसको, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन टू 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को हम प्रोवाइड करेंगे, किस किस को, हिंदूज को, सिख्स को, बुद्धिस्ट को, जैन को, पारसी को, क्रिश्चियंस को, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया आए हैं बिफोर, याद रखिएगा, मतलब इंडिया में सेटल हुए बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो इससे पहले जो भी सेटल हुए होंगे एक्सेप्ट मुस्लिम्स, याद रखिएगा, उनको हम भारत की सिटीजनशिप देंगे। तो ये भारत ने देखिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। अब आप ये नहीं कह सकते ये सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानेगी, आपको मानना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 11 में ये पार्लियामेंट को पावर दी गई है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 13, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। टॉपिक क्या है, ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद, ऐसे कोई भी लॉज याद रखिएगा जो इनकंसिस्टेंट है, मतलब गलत है एक तरीके से, और इन याद रखिए डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं ऐसे कोई भी लॉज हैं, उनको याद रखिए शैल बी वॉइड, मतलब उनको सबको हटा दिया जाएगा। मतलब फंडामेंटल राइट आप देखिए कितने सुप्रीम है, ऐसा बोला जा रहा है, और कौन हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैठा हुआ है हटाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 पावर है रेट्स इशू करने का, ठीक है, ऐसे ही हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 पावर है, ठीक है। और याद रखिए इनडायरेक्टली आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा तो उस लॉ को ही हटा देंगे, तो एक तरीके से आप जुडिशरी को ज्यादा पावर दे रहे हो, ठीक है। इनडायरेक्टली आप बोल नहीं रहे हो, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि भाई आपने लॉ बनाया हुआ है और ये इनकंसिस्टेंट है, इसलिए हम इसको नलीफाई करते हैं, अंडर आर्टिकल 13 में मेंशन है, ऐसा कोर्ट कर सकता है। मतलब एक तरीके से आपने डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की नींव कह सकते हो, बेस यहां बना दिया है, बट याद रखिए डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं जुडिशियल रिव्यू। मैं कह सकता हूं आर्टिकल 13 में इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि आपका लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, इसलिए हम उसको हटा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये भी आपको आर्टिकल 13 भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो आर्टिकल
आर्टिकल्स हैं जो मैं बताने वाला हूं वो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं? 6, ठीक है। उन 6 की 6 फंडामेंटल राइट्स एग्जाम में पूछी आती हैं आर्टिकल वाइज, ओके, और आपको याद भी होनी चाहिए। इसलिए मैं जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको डिस्कस करा देता हूं। जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं एक एक करके फंडामेंटल राइट्स पर। 6 फंडामेंटल राइट है। पहली फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी मेंशन है। एक एक करके सारे आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब आप सोचोगे सर इन सबको एक्सप्लेन करिए। देखिए मैंने इन सबको अपने पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात हो रही है, ओके। तो यार कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, इन सब ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, बहुत अच्छी बात है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना चाहिए। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आप देखते होंगे कॉलोनियल टाइम पर राजा, महाराजा, अधिराजा, राज बहादुर ऐसे करके टाइटल्स दिए जाते थे। अब अगर आप किसी को ऐसे टाइटल दे दोगे तो भाई वो लॉजिकल है, वो बड़ा कहलाएगा। तो ये सब टाइटल्स जो कॉलोनियल गवर्नमेंट देती थी इन सबको बंद कर दिया गया। हाँ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो देती हैं वो सब इम्यून है, बट ऐसे राज बहादुर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स देती थी ऐसे टाइटल्स आपको नहीं देने हैं। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18। तो ये सारे आर्टिकल जो मैंने मेंशन किए सारे ही इंपॉर्टेंट है। पहली फंडामेंटल राइट होगी। अब सेकंड फंडामेंटल राइट कौन सी है? दैट इज राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 राइट टू फ्रीडम की डील करता है, ठीक है। अब इसमें कौन सी? पहला है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर गारंटीज द 6 राइट्स टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। सिटीजंस ऑफ इंडिया को 6 राइट्स देने की बात करता है, ठीक है। अब देखेंगे उन सब का मतलब आर्टिकल 19 के अंदर ही 6 राइट्स हैं, ठीक है। पहले 7 हुआ करते थे बट एक को हटा दिया गया है। अब देखिए A B C D E F गायब कर दिया मैंने, फिर G लिखा है क्योंकि F जो था वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, उसको यहां से हटा दिया गया है। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। तो ये अब A से लेके G तक जो हैं, ठीक है, उनको मैं याद करने की देखो मैंने ट्रिक बनाई हुई है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर ही क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहने का मतलब हाँ बस स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बिल्कुल फ्रीडम है, आप कुछ भी बोलिए, ऐसे याद कर लो, ठीक है। सेकंड क्या है? फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स। अब हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारे साथ लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं? अगर मैं कोई भाषण दूंगा तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे मैंने ट्रिक बनाई हुई है। मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मैंने बोला और क्या हुआ? फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। लोग विदाउट आर्म्स यहाँ इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे हो गए हैं तो याद रखिएगा हम लोग सारे ग्रुप बना सकते हैं। तो सी क्या है? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। अब हमने यूनियन बना लिया है तो हमारा यूनियन अब आगे चलेगा, ठीक है, मूव करेगा। तो डी क्या कहता है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव करेंगे तो भैया रुकेंगे भी कि मूव ही करते रहेंगे? कहीं रिसाइड करेंगे, ठहरेंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो ई क्या कहता है? फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कहीं सेटल करेंगे तो हमें कोई काम धंधा भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, पैसे कहां से आएंगे वरना। तो जो एफ है वो तो हट ही चुका है, डिलीट हो चुका है। जी क्या कहता है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और याद रखिएगा बिजनेस, ओके। ऑफ कोर्स आप कोई बिजनेस वगैरह कैरी आउट कर सकते हैं, प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हैं, ये कहता है जी। तो ये एफ बीच में गायब है, मैंने आपको जो सही ट्रिक बता दिया। कुछ बोलूंगा, लोग इकट्ठे होंगे, हम ग्रुप बनाएंगे, मूव करेंगे, रुकेंगे और कुछ जॉब करेंगे। ये मैंने टेक्निक बना रखी याद करने की, याद कर लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ओके। और ऑप्शन देंगे तो पहचानना पड़ेगा, ठीक है। 19 हो गया। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ओके। जब कन्विक्ट हो जाते हो तो कन्विक्शन के लिए कुछ ऑफेंसेस जो होते हैं, याद रखिए प्रोटेक्शन दिया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जो आप अपराध करते हो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं। जैसे कि मैं अगर कोई क्राइम करता हूं तो मुझे एक क्राइम की 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। दूसरा, अगर लेटर सपोज मैंने कोई क्राइम किया है, उस टाइम पर कोई कानून नहीं है उसको सजा देने के लिए, आप ऐसा नहीं कह सकते आप आगे चल के एक लॉ बना दो और कह दो कि भाई ये जो इसने क्राइम किया ये इसमें इंक्लूडेड है। अरे भाई जब मैंने किया था उस टाइम पे तो क्राइम वो लॉ था ही नहीं उसमें। हाँ, आगे चल के आप बना दोगे, ठीक है, आगे क्राइम होंगे तो वो इंक्लूड होंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि आप मुझे इंक्लूड कर दो। तो ऐसे करके कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, डिटेल्स में फिर से बोला मैंने इंडियन पॉलिटी लेक्चर्स आप चाहते हो, क्योंकि पूरे में देखो यार ऐसे तो मैं एक लेक्चर में पूरी पॉलिटी पढ़ा दूं आपको, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। मैं यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और 20 और 21 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जब देश में नेशनल इमरजेंसी भी लगती है, बट आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पूछा था विच आर द टू आर्टिकल्स विच नेवर सस्पेंड्स इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो वो है 20 एंड 21, ओके। आर्टिकल 21A ये क्या है? स्टेट शैल ऑफर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स, सबको 6 से 14 साल में सरकार को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। आपको मुझे बताना है ये आर्टिकल किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ा चुका हूं, तो बताइए किस अमेंडमेंट के थ्रू ये आर्टिकल ऐड हुआ था, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जब आप अरेस्ट होते हो तो आपको बताना है, मतलब जो भी उसमें प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप जब अरेस्ट हो तो आपको कारण बताया जाएगा, आपको अपनी जुडिश लॉयर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है वो आर्टिकल नंबर 22 में मेंशन है। तो ये थी हमारी सेकंड फंडामेंटल राइट 19 से 22। अब हम थर्ड फंडामेंटल राइट डील करते हैं, दैट इज राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। आर्टिकल 23 एंड 24 इसमें मेंशन है, ठीक है। 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, बिल्कुल इनका ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को आप जो ट्रैफिक करते हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, फोर्स लेबर नहीं कराना चाहिए, ठीक है। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 23 में, ठीक है। क्योंकि आजकल देखते हैं हम छोटे छोटे बच्चों को काम नहीं कराते हैं ढाबा वगैरह में, है ना, ऐसे गलत इंडस्ट्रीज में वर्क कराते हैं, वो प्रोहिबिशन है, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो ऐसी हजार्डस जगह पे याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे सकते, ठीक है, चिल्ड्रंस को, ये आर्टिकल नंबर 24 में कहते हैं। तो ये देखिए दो आर्टिकल यहां भी कवर हो गए थर्ड फंडामेंटल राइट में। अब हम अपनी फोर्थ फंडामेंटल राइट में आते हैं, दैट इज राइट, सॉरी यहां पर देखिए थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, ठीक है। यहां पर राइट टू एक्सप्लॉइटेशन है, थर्ड है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, याद देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यहां पे एक्सप्लॉइटेशन लिख दिया है, इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसको कट कर देना, ठीक है। इसमें आर्टिकल नंबर 25 टू आर्टिकल नंबर 28 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की है, रिलीजन की बात की है। तो आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, आप अपना धर्म अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, उसके प्रैक्टिस कर सकते हो, याद रखिएगा प्रोपोगेट भी कर सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हो, बिल्कुल फ्रीडम है आपको आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, याद रखिएगा बिल्कुल अपने रिलीजियस अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। तो ऑफकोर्स टैक्स, अगर आप याद रखिए फ्रीडम ऑफ टैक्सेस है, ठीक है, आपको टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप रिलीजन का प्रमोशन कर रहे हो तो, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे जो भी अदर कोई इंस्टीट्यूशंस दे रहा है, ठीक है। आप फ्री हो, आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो या नहीं फॉलो करो, फिर इसमें डिटेल्स भी हैं, बट बेसिक आपको याद रखना है 25 to 28 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, दो आर्टिकल है। 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ओके। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज जो है वो आर्टिकल नंबर 29 में मेंशन है, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, याद रखिएगा बिल्कुल माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए हैं तो वो अपने एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30, ठीक है। अब अगला है सिक्स फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल नंबर 32, याद रखिएगा ये डायरेक्टली पूछी जाती है, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओके। तो ये आर्टिकल नंबर 32 में मेंशन है, ओके। तो आपको बताना है मुझे आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट्स इशू कर सकता है, 5 टाइप्स के रिट्स इशू करता है, ठीक है। और रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखिए इस साल यूपीएससी के भी एग्जाम में आपको देखी गई रिट्स मैंने हर बार पढ़ाई हुई है, बट अभी रिट्स का लेक्चर नहीं है, आप चाहें तो पांचों रिट्स एक बार देख सकते हो, मैंने पढ़ाई हुई है, बट याद रखिए वो आर्टिकल नंबर 32 में मेंशन है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी कितनी 6 फंडामेंटल राइट्स, और जितने भी आर्टिकल्स थे वो मैंने आपको बता दिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल आपको डीपीएसपी के भी आर्टिकल, अब देखो ऐसे करके आर्टिकल्स आते रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 39 कैपिटल ए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब बताओ जो लोग गरीब लोग हैं उनको लगता है लॉयर को हायर कर पाएंगे, नहीं, ठीक है। तो उनको ऐसे में जस्टिस मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा, इसलिए सरकार का काम है कि इक्वल जस्टिस मिले और ऐसे लोगों को फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है, इसमें वो लोग उनको जस्टिस मिल सके, ओके। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमेशा न्यूज में रहता है, यूसीसी। अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया है, लॉ पास किया है उसके लिए, तो यार क्या आर्टिकल नंबर 44। 45
प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। याद रखिएगा 6 साल के नीचे जो उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो याद रखिएगा उसके लिए प्रोविजंस बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, अंडर आर्टिकल 45 ये मेंशन है। ओके, आर्टिकल नंबर 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। याद रखिएगा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर है वही जुडिशरी के मेंबर हो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए अंडर आर्टिकल 51। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल्स में आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51 कैपिटल ए। ये क्या है? ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। ठीक है, अर्लियर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो याद रखिएगा ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, ठीक है, इनको ऐड किया गया था, अमेंडमेंट के थ्रू इन फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, और जब ऐड किया गया तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ओके, आपको मुझे बताना है ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, ठीक है, ये ऐड की गई हैं, ठीक है, और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू इन फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने अमेंडमेंट्स पढ़ा रखे हैं इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इतना सारा। ठीक है, बट 10th और फिर 11th ऐड की गई, एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ठीक है, बट ये 10 जो ऐड की गई थी, 10 भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इनको ऐड किया गया है। तो बताना है आपको 51 आर्टिकल ए, 51A आर्टिकल और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी वो आपको बताना है। और पूछे 51A किसके अंदर डील करता है तो फंडामेंटल ड्यूटीज मार्क करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप कुछ आर्टिकल जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है देश के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कमेंट बॉक्स में बताओ द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? ठीक है, जैसे नंबर होते हैं ना 15, 16, कौन से नंबर की द्रौपदी मुर्मू देश की प्रेसिडेंट है? ओके, नेक्स्ट 53rd एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। याद रखिए तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है, आर्टिकल नंबर 53 में मेंशन है। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। याद रखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल नंबर 54 में मेंशन है। प्रेसिडेंट याद रखिए प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जा सकता है, इंपीच कैसे किया सकता है, वो जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन है। तो आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट को हटाने का, इंपीचमेंट करने का प्रोसेस मेंशन है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट, ये उनकी इमेज है, जगदीप धनखड़। याद रखिएगा ये देश के वाइस प्रेसिडेंट है, ये आर्टिकल नंबर 63 में मेंशन है। तो आपको पता होगा वाइस प्रेसिडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा, दैट इज मेंशन वेयर, दैट इज आर्टिकल नंबर 64। ये लोग याद नहीं करते हो, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, वो आर्टिकल 66 में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, याद रखिए उसके कुछ पार्डनिंग पावर्स हैं जो मैंने पढ़ाए हुए हैं पॉलिटी क्लास में, अभी याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 72 में ये चीज मेंशन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। अच्छा एक बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो भी आर्टिकल्स 100 के नीचे हैं, ट्रिक्स बता रहा हूं, 100 के नीचे हैं जैसे कि 72, ठीक है, 100 के नीचे तो उसमें 89 ऐड करोगे आप, क्या ऐड करोगे? 89 ऐड करोगे तो आपको स्टेट का पता चल जाएगा। जैसे लेट अस सपोज 72 में मैं 89 ऐड करता हूं तो कितना होगा? 72 में अगर मैं 89 ऐड करता हूं 9 9 2 11 7 8 161, ठीक है, तो 161 आर्टिकल जो होगा वो पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर होगा। समझ रहे हो ना, मतलब सेंट्रल से हम स्टेट पे पहुंच जाएंगे, आपको सिर्फ 89 ऐड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना अगर आर्टिकल 100 से कम है, 100 से ऊपर है तो आपको 90 ऐड करना पड़ेगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आर्टिकल 72 कैसे गवर्नर कैसे याद कर लिया, इसमें 89 ऐड कर दिया। ठीक है, अभी और एग्जांपल दिखाता हूं। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट, बिल्कुल किस में लिखा हुआ? आर्टिकल में 74। 100 से कम है, 89 ऐड कर दो तो 163 आ जाएगा। 163 डील विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस टू गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या करो? 89 ऐड कर दो, मतलब क्या आ जाएगा? 165 डील विद एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। समझ रहे हो ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कैसे हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पे पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 78, अगेन 100 से कम है, 89 ऐड कर देते हैं तो 78 में अगर 89 ऐड करते हैं तो 8 8 16 1 17 7 8 167 डील्स विद ड्यूटीज ऑफ सीएम चीफ मिनिस्टर। समझ रहे हो ना आप, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं याद करने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे आप स्टेट लेजिस्लेचर में चले जाओगे, 89 अब अपने हिसाब से आप ऐड करते आना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आप ऐड कर लेना, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ
लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 79 में मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, जिसको आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, उसका क्या कंपोजिशन होगा वो आर्टिकल 80 में मेंशन है। जबकि लोकसभा का क्या कंपोजिशन होगा वो 81 में मेंशन। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। आर्टिकल नंबर 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, जबकि लोकसभा हर 5 साल के लिए होती है। तो ये सारी चीजें आर्टिकल नंबर 83 में मेंशन है, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, इसलिए आर्टिकल नंबर 83 भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपको बताओगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी न्यूज में सुनोगे आप, ठीक है। तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा का, वो आर्टिकल नंबर 93 में मेंशन है, ठीक है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, प्रोटम स्पीकर, किसके बारे में? प्रोटम स्पीकर, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रोटम स्पीकर को आपको बताना है किस आर्टिकल के अंदर अपॉइंट करता है। मैं हिंट दे रहा हूं, आर्टिकल 95 या आर्टिकल 96। गूगल कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना किस आर्टिकल के अंदर प्रोटम स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ऑप्शन भी दे दिया यार आपको, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 105 पावर प्रिविलेज एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। याद रखिएगा जो भी पावर प्रिविलेजेस मिलती हैं पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, वो सब आर्टिकल नंबर 105 में मेंशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 108 ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग जो है वो अंडर आर्टिकल 108 मेंशन है, ओके। आर्टिकल 109 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल यूपीएससी में भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं 109 से। आपको तो मनी बिल, हम जब मनी बिल की बात करता हूं मैं, तो डेफिनेशन मनी बिल, कौन सा बिल मनी बिल होगा, वो आर्टिकल नंबर 110 में है। ये बिल्कुल सही बात है, बट मनी बिल लोकसभा से स्टार्ट होता है, राज्यसभा से इंट्रोड्यूस नहीं होता। वो जो प्रोसीजर है ना मनी बिल का पास होने का, मनी बिल को कोई रोक नहीं सकता 14 डेज से ज्यादा, ये सब आपने पढ़ा होगा। ये सारा जो स्पेशल प्रोसीजर है ना रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ये 109 में है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 109 और 110 में। 110 जो है वो मनी बिल की डेफिनेशन से डील करता है, जबकि स्पेशल प्रोसीजर्स जो है वो 109 में मेंशन है, ओके। आर्टिकल नंबर 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट लिख दिया मैंने, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बजट भी कहते हो। ये अंडर आर्टिकल 112 है। अब देखिए 112 है मतलब 100 से ऊपर है, 90 ऐड कर दो 202 आ जाएगा। और 202 क्या डील करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट्स, याद रखिए मतलब स्टेट बजट की बात करता है। तो ऐसे आप 90 और 89 ऐड कर सकते हो, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल अंडर आर्टिकल 114 जो है वो अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो रखा जाता है। जब आप बजट का प्रोसीजर पढ़ोगे तो अप्रोप्रिएशन बिल भी पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में 1 2 3 1 2 3 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जब पार्लियामेंट रिसेस रहती है, पार्लियामेंट नहीं रहती है, उस टाइम पे लॉ बनाने की पावर प्रेसिडेंट के पास रहती है, जिसको हम कहते हैं टेम्पररी लॉ प्रेसिडेंट बना सकता है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हिंदी में अध्यादेश भी लोग कहते हैं, बट यू जस्ट रिमेंबर ऑर्डिनेंस, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 124 स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट अंडर आर्टिकल 124, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह रहती हैं उनको संभाल के रखा जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि बार बार सुप्रीम कोर्ट एक ही केस की जजमेंट देगा, मतलब एक तरह की केसेस की, फिर आप उन जजमेंट्स को यूज करके आगे जैसे देखते ना इस जजमेंट में बोला गया तो उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस लेता रहता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड है उसको रखा जाता है। दूसरा इसमें कंटेम्प्ट की भी बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की अगर आप जो उन्होंने कोर्ट ने अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्शन इशू किए हैं और वो मानने से आप मना कर दोगे तो आप कंटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, जेल भेजा जाएगा, याद रखिएगा। तो वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दो चीजें हैं, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली में है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 130, ओके। 136 अगर आपको स्पेशल लीव लगानी हो, याद रखिएगा फॉर एन अपील, आपको सुप्रीम कोर्ट पे कोई अपील स्पेशल लीव अपील लगानी है तो अंडर आर्टिकल 136 आप लगा सकते हो। उसके भी कुछ कंडीशंस हैं बट याद रखने का, स्पेशल लीव फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136। आजकल बहुत लोग अपील करते रहते हैं, याद रखिए, तो अंडर आर्टिकल 136 आप अपील करवा सकते हो, स्पेशल लीव, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 137 सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है, तो रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, ओके, अंडर आर्टिकल 137, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा वो सारे कोर्ट्स को मान्य होगा, इसलिए तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दे दिया फिर कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कोई डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 141,
याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 143, पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट को बोलेगा, जरूरी नहीं प्रेसिडेंट उसको फॉलो करे, बट कंसल्टेशन के लिए वो पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। आर्टिकल नंबर 148, कैग, सबसे इजी सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 में मेंशन है। जो अभी जीसी मुर्मू जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, वो एट प्रेजेंट देश के कैग हैं, ठीक है। इनकी जो ड्यूटीज ऑफ पावर्स है वो अंडर आर्टिकल 149 मेंशन है। तो 148 में खुद है, 149 में की पावर और ड्यूटीज मेंशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 153 में आते हैं। स्टेट्स के गवर्नर्स की बात करता हूं। जैसे अभी मैंने प्रेसिडेंट की बात की, वैसे स्टेट्स में गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो है वो आर्टिकल नंबर 153 में है, ठीक है। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर जो है वो आर्टिकल नंबर 154 में मेंशन है। मतलब स्टेट यूनियन का जो पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के हाथ में रहता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 154 में। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आप सबको पता है गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 155, ओके। अब देखिए पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, जिस तरह वहां 72 था, यहां पर 89 ऐड करने के बाद 161 डील विद पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। जैसे वहां पर 74 था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला, 163 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर, ठीक है। वहां आर्टिकल 76 था अटॉर्नी जनरल, 89 ऐड किया था, 165 डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब आप ट्रिक समझ रहे होगे, ऐसे करके आर्टिकल्स भी याद होते जाते हैं, ठीक है। 167 ड्यूटीज ऑफ सीएम, वहां पे था आर्टिकल नंबर 78, 89 ऐड किया, 167 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन द स्टेट, ठीक है। तो यार ये स्टेट्स में भी क्या क्या होता है, गवर्नर होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। अगर 2 हाउसेस हैं तो 3 लोग मिला के क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट बनेगा, जिसको आप विधानसभा, विधान परिषद भी कहते हो हिंदी में, ओके। आर्टिकल 169, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स। याद रखिएगा, स्टेट्स में विधान परिषद जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको आप क्रिएट भी कर सकते हो और एबॉलिश भी कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो अंडर आर्टिकल 169। प्रोसीजर मेंशन है, ठीक है। आपको मुझे बताना एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स, कितने स्टेट्स में 2 हाउसेस हैं, मतलब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन कौन से वो स्टेट्स हैं, उनके नाम आप जरूर मेंशन करना, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, ओके। नेक्स्ट, आर्टिकल 170, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, मतलब मैं बात कर रहा हूं विधान सभा की कंपोजिशन की। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, मतलब मैं बात कर रहा हूं विधान परिषद के अंदर आर्टिकल 171। तो 170 171 याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 178, जिस तरह स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा में थे, वैसे स्पीकर डिप्टी स्पीकर विधानसभा, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अंडर आर्टिकल 178, ठीक है। नेक्स्ट 194, पावर एंड प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी, यार पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, तो पावर, इम्यूनिटी एंड पावर प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इम्यूनिटी ऑफ एडवोकेट जनरल, ऐसी इम्यूनिटी ऑफ अटॉर्नी जनरल जो है वो वहां पर 105 में मेंशन था, ओके। नेक्स्ट, आर्टिकल 200, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जब बिल गवर्नर के पास पहुंचता है, गवर्नर क्या क्या कर सकता है, साइन कर सकता है, मना कर सकता है, जो भी ये पावर्स, वो सारे बिल के रिगार्डिंग, एसेंट ऑफ द बिल बाय द गवर्नर, इवन बिल को रिजर्व भी कर देता है कौन, गवर्नर, फॉर हुम, फॉर द प्रेसिडेंट। और फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को अगर स्टेट बिल है और गवर्नर ने रिजर्व कर दिया, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो अंडर आर्टिकल 201 में मेंशन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 200 के अंदर गवर्नर रिजर्व कर सकता है, 201 के अंदर वो जो रिजर्व बिल है उसमें प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो अंडर आर्टिकल 201 मेंशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज अच्छा एक चीज तो आप बताओ, मनी बिल मैंने बताया 110 के अंदर है, ठीक है। आप मुझे बताओ, एक होमवर्क दे रहा हूं, फाइनेंशियल बिल किसके अंदर है, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं 117 या 118, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मैं भूल गया वहां बताना, तो आपको मुझे बताना है फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 17 है, 117 या 118, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, ओके। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 202, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जिस तरह यूनियन बजट था उसमें मतलब स्टेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, 112 के अंदर 90 ऐड कर दो 202 आ जाएगा, ठीक है। तो वो स्टेट का पहुंच जाएंगे अपन, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है 213, 1 2 3 किसका था, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस इशू करना, ठीक है। ऐसे गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक है। उसके पावर्स मेंशन है। जब स्टेट लेजिस्लेचर, याद रखिएगा, हाउस असेंबली में नहीं रहती, रिसेस रहती है उसकी, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल
3, तो 123 213 दोनों याद रखना है। फिर हाई कोर्ट फॉर स्टेट अंडर आर्टिकल 214, ओके। आर्टिकल नंबर 215, हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मैंने एक्सप्लेन किया। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट का भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इनका भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 215 है। 226, ठीक है, जैसे आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, 226 के अंदर पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, याद रखिएगा, ठीक है। वो 5 रिट्स हो सके तो कमेंट बॉक्स से वो 5 रेट्स जो हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन कर दिए, क्योंकि पांचों रेट्स हाई कोर्ट भी करता है इशू, सुप्रीम कोर्ट भी करता है, ओके। आर्टिकल नंबर 233, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता हूं तो आर्टिकल 233 भी एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब दिल्ली की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में है, अभी हाई कोर्ट ने उनकी बेल जो उनको मिली थी वो वापस रिजेक्ट कर दी, स्टे लगा दिया, वापस वो जेल चले गए। तो दिल्ली तो वैसे ही न्यूज में रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, ये किस आर्टिकल में, ये आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है। आर्टिकल नंबर 239 ए, आपको वो डिस्टर्ब करने के लिए एक ए लगा देंगे, फिर 2 ए लगा देंगे, कंफ्यूज करने के लिए, आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 239 ए बी याद रखना, ए बी भी याद रखना है। प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरीज में जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज होता है तो 356 नहीं लगता है, 356 तो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर में लगता है, यूनियन टेरिटरीज में आर्टिकल नंबर 239 ए बी लगता है, ये भी याद रखना है। और हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 241 है। तो तीनों जो हैं याद रखिएगा, अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, इसलिए ये हो सकता है आपसे यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग भी पूछा जाए, ओके। नेक्स्ट दोनों जो दिख रहे होंगे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। पंचायत सीरीज भी आपने देखी होगी, ठीक है। तो पंचायत की बात करूं तो आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ जो है वो पंचायत में है, और सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं भी ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिख रखा 243 ए ग्राम सभा है, 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है, ऐसे करके जितने भी है ना ए से लेके पूरे ओ तक, याद रखिए 243 से लेके 243 ओ तक सारे इंपॉर्टेंट है। तो हो गए सर आपने तो लिखा ही नहीं यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक ट्रिक बनाई है, क्योंकि ये डिफिकल्ट होते हैं याद करना। वो ट्रिक का लेक्चर मेरा इतना अच्छा है, आप एक बार देखोगे ना आप खुद फैन हो जाओगे मेरे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आके लिखोगे सर मजा आ गया पढ़ने में, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। कहेंगे सर कहां है वो लेक्चर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। पंचायत के आर्टिकल्स याद करने की और म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स याद करने की एक ट्रिक बनाइए, शानदार ट्रिक बनाइए, वो देख लेना, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो, ठीक है। क्योंकि म्युनिसिपैलिटी जो है वो आर्टिकल नंबर 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है, और दोनों के सारे आर्टिकल्स मेरा मानना है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्ट माना जाएगा। और दोनों की ट्रिक जो है मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वो लेक्चर जरूर देख लेना। मजा नहीं आया तो आप मुझे आपके पैसे वापस, ठीक है। पैसे क्या ही वापस, जब पैसे दिए ही नहीं तो वापस क्या करोगे, बट स्टिल मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी आपको पता है, जो मैं बोलता हूं वो एग्जाम में आता है। आप लोगों ने देखा होगा चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर मेरे वर्ड्स हैं अगर आपने उसको पकड़ के रखा है तो एग्जाम आपका क्वालिफाई होना डन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 249 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल लिस्ट। मतलब जो स्टेट लिस्ट होती है, ठीक है, उसके मैटर पर भी पार्लियामेंट, याद रखिएगा, क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है। किस केस में, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी तो, ठीक है। ये आर्टिकल 249 में दिया हुआ। वैसे तो आपको पता होगा यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं, बट स्टेट लिस्ट पर भी देख रहे हैं आप यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 249। वैसे तो और भी केसेस में बना सकती है, और भी कुछ केसेस हैं, बट अभी मैं आपको वो आर्टिकल्स बता रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे। तो आर्टिकल 249 इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 262 इंटर स्टेट रिवर, आपको पता होगा इसके बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, उसी के लिए एडजुडिकेशन के लिए, याद रखिएगा, उन डिस्प्यूट्स के लिए जो वाटर में होते हैं इंडियन, याद रखिएगा, इंटर रिवर स्टेट रिवर के केस में वो आर्टिकल नंबर 262 में मेंशन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 263 प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल, याद रखिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काउंसिल। इसके प्रोविजन जो है वो 263 में मेंशन है। कमेंट बॉक्स में बताओ इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, ये मैंने आपसे पूछा है, इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन क्यों कौन होता है, ठीक है। और इसमें आप देखें इंटर स्टेट काउंसिल में कितनी इंटर स्टेट काउंसिल हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एक नॉर्थ ईस्ट इंटर स्टेट काउंसिल भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी इंटर स्टेट काउंसिल आप पढ़ सकते हो, इसके डिटेल में मैं लेक्चर बनाऊंगा, वैसे तो बना चुका हूं पेड कोर्सेज में, बट स्टिल आर्टिकल्स में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट फंड जो है वो याद रखिए आर्टिकल नंबर 266 में मेंशन है, ओके।
ऐसे कंटीजेंसी फंड होता है जिसको आप इमरजेंसी फंड कहते हैं, जो प्रेसिडेंट के अंदर में रहता है, वो आर्टिकल नंबर 267 में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, कुछ स्टेट्स को ग्रांट्स प्रोवाइड करती है यूनियन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 275, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, याद रखिएगा। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है वो आर्टिकल 338 में है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो है वो आर्टिकल 338A में है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं 338 हो गया, 338A हो गया, अब आगे क्या होगा सोचो, और मुझे आपको बताना है नेशनल कमीशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा वो किस आर्टिकल में है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपसे पूछ लिया 338, 338A, हिंट दे रहा हूं आगे। अब आपको बताना है कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ठीक है। कुछ होमवर्क देता रहता हूं इसमें, तो एंटरटेनमेंट बना रहे, आप भी चीजें याद करो, सर्च करो, फाइंड आउट करो, और जो नहीं करना चाहते कमेंट बॉक्स पढ़ लेना। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट है, कमेंट बॉक्स में भर देते हैं ये आंसर है, ठीक है, तो वो लोग देख सकते हैं जिनको फाइंड आउट नहीं करना हो तो। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 280, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, दैट इज फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अभी आपको पता होगा नई फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश हुई है, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो, लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन जो स्टैब्लिश की गई है उसके चेयरमैन कौन है, मैंने पढ़ाया हुआ है यार, कमेंट बॉक्स में चाहिए कि लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन जो बनी है उसके चेयरमैन कौन है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 300A, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, अब इसको देखो दूर फेंक दिया गया, आर्टिकल 300A इसको रख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 312, ऑल इंडिया सर्विसेज, तीन है ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS और IFOS, याद है, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, याद रखिएगा, फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट सर्विस। तो फॉरेस्ट, पुलिस सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं वो याद रखना आपको ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 315, अरे जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट, चाहे आप यूपीएससी की बात करो चाहे स्टेट पीएससी की बात करो, आर्टिकल नंबर 315 में मेंशन है। 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आर्टिकल नंबर 320 में मेंशन है, ठीक है। 323A वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो आर्टिकल नंबर 323A में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 324, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन हुम, दैट इज इलेक्शन कमीशन। कभी भी इलेक्शन कमीशन का नाम याद आए तो आर्टिकल नंबर 324 मत भूल जाना। ओके, आर्टिकल नंबर 330, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा में इनका रिजर्वेशन होता है, याद रखना, अंडर आर्टिकल 330। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता बट लोकसभा में रिजर्वेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन जो है वो आर्टिकल नंबर 343 में मेंशन है। 351 डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस, हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए डायरेक्टिव्स जो है वो आर्टिकल 351 में मेंशन है, क्योंकि हिंदी भी बहुत न्यूज में रहती है इसलिए मैंने आपको बता दिया। 352, 356 और 360, चार के गैप में तीनों जो इमरजेंसी की आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई बोले तो मतलब मैं नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं अंडर आर्टिकल 352। ओके, और यहीं पर एक वर्ड मेंशन है कैबिनेट, क्या वर्ड मेंशन है, कैबिनेट। कैबिनेट की रिटन एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं लिखी हुई है। तो कैबिनेट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 352 में जो है वो एड ऑन कर दिया गया। तो ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, दैट इज नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। आज तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, कमेंट बॉक्स में बता दो 3 टाइम्स कब कब है जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। ओके, नेक्स्ट 356 स्टेट इमरजेंसी, जिसको आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक देश में नहीं लगी है। 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आपको पता होगा प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ इम्यूनिटी पावर्स हैं, उनको कुछ प्रोटेक्शन दी गई है अंडर आर्टिकल 361। ओके, 365 याद रखिएगा, इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विथ और गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शन गिवन बाय यूनियन। यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस देती है और स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शंस को मना कर दे कि हम नहीं मानते आपकी बात, तो क्या होगा, फिर आप उनके केस में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। याद रखिए अंडर आर्टिकल 365 ये चीज मेंशन है, तो स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन की बात फॉलो करनी चाहिए। ओके, 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 368 मेंशन है। ओके, अब देखिए ये जो आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं फॉर सम स्टेट्स, ठीक है। कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, उसमें आर्टिकल नंबर 371 से लेके 371J तक आपको याद रखना है। 371 से 371J डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं याद करने
करने की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं 371 खुद। तो 371 देखिए गुजरात और महाराष्ट्र अगल बगल में है, तो 371 में स्पेशल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र एंड गुजरात, ओके। अब आता है ABC 371, तो ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। ट्रायंगल हम बनाते पहले नागालैंड जाएंगे, फिर असम जाएंगे, फिर आ जाएंगे इसके नीचे क्या है, दैट इज मणिपुर। तो नागालैंड A, B हो गया असम, C हो गया मणिपुर। मैंने ट्रायंगल बना दिया। आप देख सकते हो इंडिया का मैप अगर आपको याद होगा तो देख सकते हैं A जो है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू नागालैंड है, B जो है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू असम है, C जो है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मणिपुर है, ठीक है। तो इतना हो गया है, ठीक है। अब नई गवर्नमेंट बनी अभी आंध्र प्रदेश में, कल्याण जी बड़े फेमस है, वहां के डिप्टी CM बने हैं। तो DE दोनों उनको दे दिया मैंने। सो आंध्र प्रदेश पहुंच जाओ, ठीक है। 371 DE जो है नए वाली गवर्नमेंट को अपन ने दे दिया, ठीक है। DE हो गया। अब आते हैं अगले में आते हैं, तो DE क्या है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू, याद रखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। D जो है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू आंध्र प्रदेश और द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ऑफ कोर्स क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश था, ठीक है। आपको पता उससे तेलंगाना अलग हो गया है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही काउंट किए जाएंगे D में, ठीक है। और E में क्या मेंशन है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश किस प्रोविजन में, 371E। तो ऐसे मैंने याद किया था 371 DE दोनों आंध्र प्रदेश को दे दिया। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आए तो आपको आंध्र प्रदेश लगाना है, बट आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना भी आता है, तो D वाले में आप तेलंगाना का नाम भी लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है, आगे आते हैं FGH। FGH कैसे याद करूँ, अगेन ट्रायंगल बनाऊंगा, सिक्किम जाऊंगा, सिक्किम से नीचे मेघालय जाऊंगा, फिर जाऊंगा अरुणाचल प्रदेश। क्या है गया, सिक्किम मेघालय अरुणाचल प्रदेश, ट्रायंगल बन गया फिर से। तो देखेंगे आप कि F जो है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सिक्किम है, फिर G जो है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मिजोरम है, क्या आप देख सकते हैं, सॉरी मिजोरम है, ओहो मैंने थोड़ा मेघालय लिख दिया, देखो जल्दबाजी मैंने गलत लिख दिया, मिजोरम। और नीचे ट्रायंगल पूरा नीचे बनेगा यार, ये पूरा नीचे आप देखोगे, ठीक है, ये पूरा मिजोरम यहाँ तक आ रहा है और फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो और जो G है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मिजोरम है, और फिर जो ABCDEFGH, H जो है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने मेघालय बोल दिया था आपको, मिजोरम है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपको इसलिए देख के रखना है, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया। अब बचा क्या लास्ट में, दैट इज IJ क्या है, गोवा आई है उसके, क्योंकि मुझे आई को गोवा जाना है, तो गोवा के बगल में जाऊंगा तो कर्नाटका जाएगा, तो J जो है स्पेशल प्रोविजन फॉर कर्नाटका। तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है याद करने की। ये आर्टिकल्स आ रहे हैं एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं, 371A ऐसे लिख देते हैं, बगल में स्टेट लिख देते हैं, बोलते कौन सा रॉन्गली मैच है। अब कैसे याद करोगे, भूल जाओगे आप, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है, याद कर लेना, ठीक है। और एक बस बचा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, जिसका लेक्चर मैं बना चुका हूं, वो आर्टिकल्स और देख लेना, एग्जाम में चल जाना, कोई आर्टिकल इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इस लेक्चर को जरूर फॉलो करना, क्योंकि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको दिक्कत आएगी। यहां पर सारे आर्टिकल जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। ऐसे एक 370 आर्टिकल हैं, वो तो सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल प्रोविजन जो है वो आर्टिकल नंबर 370 में मेंशन थे, ओके। तो आपको सारे आर्टिकल मैंने यहाँ कंप्लीट करा दिए हैं। इस लेक्चर को गो थ्रू कर लिया, आर्टिकल्स की चिंता खत्म कर दो। ऐसे ही टॉपिक्स अगर आप चाहते हो कि मैं कराता रहूं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो ऐसे ही मैं लेक्चर्स आपके सामने बनाता रहूंगा। क्विक पढ़ाता हूं, टाइम पास नहीं करता हूं, किसी को पसंद आता हूं, किसी को पसंद नहीं आता हूं, बट उनको जरूर पसंद आता हूं जिनका एग्जाम निकलने वाला है, क्योंकि मैं यहां पर टाइम पास में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। टू द पॉइंट डिस्कशन, पसंद आए तो पसंद करिए, नहीं आए तो नहीं करिए। मैं चाहूं तो इस लेक्चर पे ही 2.5-3 घंटे का वीडियो बना दूं, ठीक है, और आप लोग भी बोर हो जाएं। क्वेश्चन जो आना है सीधे वो बताता हूं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही मेरी करंट अफेयर्स की बुकलेट है, 6 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट, जनवरी टू जून, याद रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, इस बुकलेट के साथ जो आगे की भी फ्यूचर बुकलेट्स रहेंगी वो भी आपको मिलते रहेंगी। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप से बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पर भी कोर्सेज मेंशन है करंट अफेयर्स के, उसको भी बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, इस बुकलेट के साथ ये सारे अमेंडमेंट्स वगैरह के PDF वगैरह सब मिलती रहेगी, क्विक रिवीजन में आपको हेल्प होता रहेगा। अदर भी हमारे नोट्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, नॉट ओनली करंट अफेयर्स। तो आपको वो क्लासेस नोट्स देखने हैं तो आपको करना क्या है, एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस डाउनलोड करो। याद रखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां चले जाओ, वहां पर आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, सैंपल मिल जाएंगे, फिर आप बाय कर लो। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो, ठीक है। यूपीएससी के इस बार के एग्जाम में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम हमारी क्लासेस से आ रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम देखोगे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं अब आजकल प्रूफ भी डालने लगा हूं, जस्ट कि लोगों को पता चले क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ओके। यार ये यूपीएससी की क्लासेस आपको लेनी है, आप तैयारी कर सकते हो यूपीएससी की भी, उसका कोर्स आप
हमारे एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कमेंट करो, दिखाओ कि आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, क्योंकि मैंने देखा है जितने मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमेंट करके जाते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग कोशिश करते हैं, और यही चीज़ आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। ओके, इसके थोड़े बहुत चार्जेस हैं, मैं मानता हूँ, बट याद रखिएगा अगर मेरी बुकलेट या मेरी चीज़ों से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपके लिए 400-500 रुपये कोई मैटर नहीं करता कि एग्जाम निकल रहा हो। तो एग्जाम की गारंटी मेरी है। करना क्या है, तुरंत व्हाट्सएप करो अगर आपको डिटेल्स चाहिए हैं इन कोर्सेज के बारे में। ओके, तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। और जाते जाते एक बात बता दूं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को बहुत किया ना आपने, तो और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऐसे ही मैं आपको लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू एवरीवन।